आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। मानकीकरण रीड से संबंधित टॉपिक भी है। पिछली बार भी मानकीकरण पर एक प्रश्न पूछा था 31। तो इसमें मानकीकरण में ये मानकीकरण हाल ही में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल अपडेटेड है अब तक का। तो सबसे पहले इसमें हमें हिंदी वर्णमाला पर चर्चा करेंगे। हिंदी वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर और 35 व्यंजन है। 35 में देखो 33 और 2, इसलिए हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 46 यानी 46 है। 11 स्वर हैं और 35 व्यंजन है। 11 स्वर ए, आ, ई, उ, री। उ के बाद में ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर है। संस्कृत में 3 स्वर और भी होते हैं, जैसे दीर्घ री, ली और दीर्घ ली, लेकिन हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता। इनमें से आगे देखो व्यंजनों में मूल व्यंजन 33 हैं, कैसे है तक, जिनमें से कैसे मैं तक है वो स्पर्श व्यंजन है, ये 25 हो गए। श है, ये 4 उष्म व्यंजन है। इसी प्रकार से ये रे ले वे, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। तो ये 33 मूल व्यंजन हो गए और 2 स्वीकृत व्यंजन है, ढ और ढ। ये नवविकसित व्यंजन भी कहलाते हैं। इसमें ढ में और ङ में भी अन्वयंतर करना है। जैसे क वर्ग में ये ङ और ये क ढ, इसका उच्चारण आपको ध्यान में रखना है। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, ये ङ नहीं है, ण नहीं है, न नहीं है, मैं नहीं है, बल्कि ये क्या है, ङ है। और ये नीचे बिंदु लगता है तब ये क्या है, ड, जिसका स्थान ड के बाद में होता है, यानी ट वर्ग में। ऐसे ये देखिए ढ, ये ढ नहीं है, इन दोनों में भी अंतर है। ये देखो ढ और ये ढ, इसको आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। ये ढ DH, ये ढ RH। तो इस प्रकार से ये 46 हो गए, जिनमें से 11 स्वर हैं और 35 व्यंजन है। मूल व्यंजन 33 है जो संस्कृत से लिए गए हैं। संयुक्त व्यंजन है वो 4 को मान्यता दी है, क्ष, क और श, त्र, ट और र से, ये ज और ञ से, श्र, श, तालव्य श और र से, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 46, जिनमें से 11 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। ये हाल ही में भारत सरकार द्वारा यानी मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय के माध्यम से जो भी बुकलेट अभी जारी की है हाल ही में लेटेस्ट, उसमें ये सब बातें बताई गई हैं। इसके बाद में वर्णमाला के बाद में देखो कि ऐसे कौन से वर्णमाला में वर्ण है जो हमने बाहर से लिए हैं, जिनको हमें आगत वर्ण भी कह सकते हैं। तो इनका देखिए, आगत वर्ण में सबसे पहले देखिए अवग्रह। हालांकि इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में होता है, संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में भी ये अपनाया जा सकता है। इसको वर्तुलाकार रेखा, जो हमें गुरु वर्ण के रूप में लेते हैं, उससे मिलता जुलता वही है। तो ये देखो सो है, ये ए के रूप में, ए लिखा नहीं जाता, ए के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। दूसरा देखो अर्धचंद्र, ये विशेष रूप से अंग्रेजी के शब्द जो हिंदी में आए हैं, और ये आ और ओ, आ और ओ दोनों के बीच की ध्वनि है, जिसको हमें लिखते हैं ऐसे, ये ओ, जैसे डॉक्टर, तो इसमें ये ओ।
तो ये स्वर के रूप में हमने ग्रहण किया है हिंदी वर्णमाला में। आगत व्यंजन है वो 5 है जिनका प्रयोग अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी ये जो शब्द हैं उनमें होता है। विदेशी शब्दों में इनका प्रयोग होता है। और ये नीचे नुक्ता का निशान, जैसे ये देखिए क, ख, ग, ज, फ, ये 5 आगत व्यंजन है। अब हमें मानकीकरण से संबंधित कुछ विशेष बातें वो हम लेंगे, यानी जहां कंफ्यूजन है कि दो रूप प्रचलित हैं, कौन सा हम सही माने, तो उससे संबंधित विशेष बातें देखिए। मानकता संबंधी विशेष बातें, इनमें पहली बात देखो, व्यंजनों के 2 रूप, यानी कुछ व्यंजन है वो 2 रूप में लिखे हुए मिलते हैं, तो उनमें से हम कौन सा एक रूप है उसको मानते हैं। 2 रूप है, 2 रूपों में से एक रूप को हम मानेंगे, यानी किसको मान्यता दी गई है हिंदी निदेशालय द्वारा। उनमें ख, ये देखो ये ख, ये यहां से टच नहीं है और ये टच है, तो इसको मान्यता, ये तो र हो जाएगा। दूसरा देखो झ ऐसे भी लिखते थे और झ ऐसे भी लिखते हैं, तो इन दोनों में मान्यता किसको है, इस झ को। ऐसे ही ध देखिए, ध में ये ध और ये ध, तो मान्यता कौन से को है, ये, यानी ये जो गोल गुंडी है उन वर्णों को मान्यता दी गई है। ऐसे ही न और न, तो किसको मान्यता है, इस न को, यानी गोलाई वाले अक्षर है वो मान्य होंगे। ऐसे ही भ और भ, तो इन दोनों में से मान्यता किसको है, इस भ को। ये पहली बात, यानी 2 रूप हैं, उनमें से हम कौन से रूप को मानेंगे। तो ये ख में ये मान्यता, झ में आप देख रहे हैं दूसरे को मान्यता, ऐसे ही ध को देख रहे हैं दूसरे ध को मान्यता है, ऐसे ही न में दूसरा माना गया है, भ में भी दूसरा माना गया है। दूसरी बात देखो, 2 अर्ध तय, 2 अर्ध तय, यानी आधे तय, ये देखो कोष्टक में ये, अगर ऐसा कहीं हो तो परंपरागत तरीका मान लिया गया है। पहले ये जो है वो अलग अलग लिखने का बीच में मान लिया गया था, लेकिन पुनः इसको संशोधित किया गया है। इसमें महत्व शब्द को देखिए, ये देखो ये ज्यादा स्पेसियस हो गया है, ये हमें कंफ्यूज भी कर सकता है लिखने में, इसलिए ऐसे 2 आधे होने चाहिए, लेकिन एक पूरा और वो नहीं, 2 आधे, 2 अर्ध होते हैं। तो ये लाइन लगा करके ये देखिए आप, महत्व, तो महत्व ऐसे लिखें। ऐसे ही तत्व, यहां भी 2 अर्ध तय हैं, तो ये भी ऐसे लिखा जाएगा। तो ये दोनों शब्दों को देखिए, महत्व में ये दूसरा सही है, तत्व में भी ये दूसरा सही है। अब इसके बाद में तीसरी बात है संयुक्ताक्षर लिखने की। क्षेत्र के श्रेय वो तो हो ही गई, इसके अलावा भी हम 2 व्यंजन, यानी 2 व्यंजन अगर लगातार आ जाए तो हम हल्का निशान लगाएं या खड़ी पाई हटाएं, तो इनमें हल्का निशान इनमें लगाएं। ये देखिए न, उच्चारण भी सीखना आपको, न, छ, ट, ठ, ड, ढ और है, इनके संयुक्ताक्षर हलचिन लगाकर बनाए जाए। जैसे वांग में, तो मैं को आता है कि हलचिन लगे। उच्छ्वास को शुद्ध लिखना भी देखना आपको, छ में हल्का निशान। ऐसे ही लट्टू, इसमें टे में हल्का निशान। बुढ़ा, तो इसमें डे में हल्का निशान। चिन्ह, है में हल्का निशान। ऐसे ही ब्रह्मा में है में हल्का निशान। तो ये मानकता संबंधी विशेष बातों में हमें आधा लिखने में भी ये ध्यान में रखना है। बाकी के कुछ होते हैं तो खड़ी पाई लगा करके पूरा वैसा वैसा करेंगे। जैसे ये देखो प्यास, तो प्यास है ना वो ऐसे नहीं लिखेगा, यानी इसमें हल्का निशान नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पै जो है उसमें ये खड़ी पाई है, तो इनमें से हम खड़ी पाई हटाएंगे। यानी इस तरह के और भी हो सकते हैं, कुछ में केवल नीचा आधा हटाएंगे। जैसे ये देखिए आप क्या, तो क्या ऐसे लिखेंगे, क्या है वो हम ऐसे हल्का निशान लगा करके नहीं लिखेंगे। तो ये और
संयुक्ताक्षर बनाने के लिए अब हाल ही में जो जारी हुआ है उसमें आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में ह्रस्व ई की मात्रा से संबंधित, यानी इसका प्रयोग हमें लिखने में कैसे करें। ये ई की मात्रा से संबंधित पहले जो प्रचलन था अब उसमें इन्होंने चेंज किया है। चेंज करने में देखो कुट्टिम शब्द है, ये कुट्टिम आप दो जगह देख रहे हैं कुट्टिम, तो इसमें ये ई की मात्रा के अंदर आएगा हल वाला टे या बाहर आएगा। पहले ऐसे लिखते थे लेकिन हाल ही में इन्होंने चेंज कर दिया है और ये कुट्टिम कौन सा सही है, पहले वाला, यानी ये जो हल टे है वो ई की मात्रा के अंदर आएगा यानी बाहर अभी नहीं आएगा। तो कुट्टिम शब्द आप देखिए। ऐसे अन्य शब्द हैं उनमें भी आप ये देखेंगे, ऐसे चिट्ठियां और एक ही लिखा हुआ है चिट्ठियां, तो दोनों में आपको ये देखना है कि ये टे ई की मात्रा के अंदर है तो ये सही माना जाएगा और ये गलत माना जाएगा। पहले ये सही माना जाता था, ये चेंज है इसमें। बुद्धिमान, तो बुद्धिमान में दे इस मात्रा के अंदर है तो ये बुद्धिमान पहला है वो सही और दूसरा है वो सही नहीं है, यानी इसको मान्यता नहीं है, इस बुद्धिमान को मान्यता है। चिन्हित और चिन्हित, तो इसमें भी यही बात है। चिन्हित में ये देखो है ई की मात्रा के अंदर आ गया तो ये सही और ये सही नहीं है, तो ये ई की मात्रा से संबंधित। इसमें आप पहले भी देखेंगे जैसे पद्मिनी शब्द है, तो पद्मिनी शब्द टेक्स्ट बुक वगैरह में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये लिखा, लेकिन अब इसको मान्यता नहीं है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, पद्मिनी, ये तो ये सही है। तो इसमें ये ई की मात्रा से संबंधित। इसके बाद में देखो कारक चिन्ह, यानी कारक चिन्ह का प्रयोग शिरोरेखा में किस प्रकार से करें। तो इसमें हमें तीन बातें ध्यान में रखेंगे। तीन बातों में पहला कि संज्ञा प्रातिपदिक, यानी जो संज्ञा प्रातिपदिक शब्द हैं उनमें देखो आप राम ने, तो संज्ञा में अलग लिखेंगे, यहां ये वियोगात्मक है, ने को अलग लिखेंगे। राम को, तो को कारक चिन्ह है वो अलग आएगा। ऐसे ही सेवा में हमें प्रार्थना पत्र लिखते हैं, तो प्रार्थना पत्र में सेवा में ज्यादातर वो कैसे लिखते हैं, ऐसे, लेकिन ये सही नहीं है, बल्कि सेवा है वो भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ये में है वो कारक चिन्ह इसमें अलग लिखा जाएगा। ऐसे ही सर्वनाम में देखो पहली बात कौन सी, संज्ञा में अलग लिखेंगे। दूसरी बात कौन सी, सर्वनाम, तो सर्वनाम में तुमने, सर्वनाम में मिलाकर लिखेंगे एक ही शिरोरेखा। ये देखिए तुमने अगर हमें ऐसे लिखेंगे तुमने, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न वो पहले फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी जा चुका है, क्योंकि उसमें वाक्य शुद्धिकरण में ये दिया था उसने, ये अलग अलग, तो ये गलत था। इसके बाद में देखो उसको, तो साथ में लिखेंगे, उसने, तो ने उसके साथ ही आएगा, अलग नहीं आएगा। मुझसे, ये सर्वनाम में हम साथ लिखें, तो दो बातें हो गई ने। पहली बात कौन सी, कि संज्ञा शब्दों में हमें कारक चिन्हों को अलग शिरोरेखा में लिखेंगे। दूसरा, सर्वनाम अगर है तो उसमें एक ही शिरोरेखा में कारक चिन्ह लगाए। और तीसरी बात और देखिए, यदि कारक चिन्ह दो है, जैसे के लिए, में से, ये हम एक साथ लेते हैं कारक चिन्हों को, तो हमें ये जो है वो अलग अलग, यानी पहला तो आएगा साथ में और बाद वाला आएगा दूसरी शिरोरेखा। उसके लिए, तो के तो यहां लगाएंगे और लिए यहां लगाएंगे। ऐसे ही इनमें से, तो ये में और ये से है वो अलग लिखा जाएगा। लेकिन एक कारक चिन्ह है ना, उसको फिर, हालांकि इन्होंने उसको शो नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जैसे पर है, तो पर है ना वो अलग ही लिखा जाएगा। जैसे घर पर, घर पर, ये देखो ये अलग है, ये इसके साथ में नहीं आएगा। तो ये कारक चिन्ह संबंधित।
कारक चिन्हों से संबंधित हमने 3 बातें देखी। पहली बात कौन सी, कि संज्ञा में हम कारक चिन्ह को उस शिरोरेखा से अलग लिखते हैं, सर्वनाम में एक साथ लिखते हैं, लेकिन 2 कारक चिन्ह होने पर पहला तो हम लगाएंगे सर्वनाम के साथ में और दूसरा लगाएंगे पृथक करके, यानी अलग ही करके। तो ये 3 बातें कारक चिन्हों से संबंधित है। कर दो सर। मानकता से संबंधित अगली बात है अनुस्वार, क्योंकि हमें यहां दुविधा रहती है कि हमें अनुस्वार का प्रयोग करें या फिर पंचम वर्ण का प्रयोग ही करें। तो इसके लिए जो इन्होंने गाइडलाइन जारी की है उसमें यह बताया है कि लिखने में एक रूपता लाने के लिए हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग ही करें, यानी पंचम वर्ण के प्रयोग से बचें। ऐसे में आप शब्द देखो, जैसे उन्होंने खुद ने उदाहरण दिए, ये पंकज, पंकज पे में अनुस्वार। ऐसे ही दूसरा देखो, ये पंकज, हालांकि ये गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन अब मान्यता किसको है, अनुस्वार। तो स्पर्श व्यंजन में यहां ये देखो आप कै, तो कै का 5वां अंग है, ये विकल्प से सही माना जाता है, लेकिन मान्यता में हमें कौन सा ध्यान रखना है, ये अनुस्वार वाला। ऐसे ही एक शब्द देखिए गंगा, ये पहले कभी नेट में भी पूछा हुआ शुद्धिकरण में, तो गंगा और एक ये गंगा, दूसरा रूप देखिए, तो इसमें हमें इसको अब नहीं मानेंगे, कौन सा मानेंगे, अनुस्वार वाला। तो ये ऐसे एक शब्द देखो कंठ, तो कंठ में ये, तो दोनों में से सही किसको मानेंगे, अनुस्वार वाले को। ये कंठ है वो सही हो जाएगा, ये गलत नहीं है, लेकिन अब इसको मान्यता नहीं है, तो ये अनुस्वार से संबंधित। और एक चंद्र बिंदु हिंदी शब्दों में लिखा जाएगा, यानी विकल्प से पहले ये मान लिया गया था कि चंद्र बिंदु के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग ही कर सकते हैं, लेकिन नहीं। जैसे हमें लिखना है 5, तो हम ऐसे लिखेंगे, ये गलत माना जाएगा। ऐसे ही गांव, ये देखिए, तो ये नहीं बल्कि, यानी चंद्र बिंदु जिसको अनुनासिक भी कहते हैं, उसका प्रयोग हिंदी में जारी रहेगा। हिंदी में अनुस्वार और चंद्र बिंदु अपने अपने स्थानों पर प्रयुक्त होते रहेंगे। तो ये अनुस्वार और चंद्र बिंदु से संबंधित बात है। इसके बाद में है विसर्ग, यानी हम विसर्ग का प्रयोग करें या फिर अर्ध से यानी स्वर रहित से का प्रयोग ही करें। तो इन 2 शब्दों को देखिए, दुस्साहस, दुस्साहस, एक में विसर्ग है, एक में अर्ध से है। ऐसे ही दूसरा शब्द है निशब्द, निशब्द, तो ये दोनों रूप प्रचलित रहेंगे, यानी इनके उभय रूप, यानी दोनों ही रूप हैं वो मान्य हैं, दोनों को ही मान्यता दी गई है। लेकिन इन शब्दों में देखिए, नीचे लिखे शब्द हैं, इनमें आप देखिए इनका यही रूप रहेगा। जैसे निस्वार्थ, तो विसर्ग रहेगा, यानी निस्वार्थ को हम अगर ऐसे लिखेंगे तो ये सही नहीं माना गया। ऐसे ही अंतःकरण, इसमें भी विसर्ग रहेगा, अंतःपुर विसर्ग रहेगा, दुह स्वप्न, इसमें भी विसर्ग रहेगा, निसंतान, 2 से नहीं आएंगे, प्रातः काल विसर्ग रहेगा। तो ये विसर्ग से संबंधित है, यानी विसर्ग में हम से का प्रयोग करें या फिर विसर्ग का प्रयोग करें। तो लिखने में तो ये दोहरे रूप प्रचलित है, इसलिए हमें शुद्धिकरण में, मानकीकरण में विसर्ग को ही मान्यता देनी है, विसर्ग वाला ही सही माना जाएगा। ये 11वीं की जो किताब है उसमें पहले था, तो ये एज इट इज रखा गया है। इसके बाद में देखो वाला, कि हम वाला लिखते हैं, तो वाला लिखने में 2 बातों का ध्यान रखेंगे कि वाला शब्द अगर हमें क्रिया में लगाते हैं, वाला शब्द किसमें, क्रिया में, क्रिया में लगाएंगे तो, और संज्ञा में लगाएंगे तो, यानी दोनों में क्या अंतर रहेगा। तो क्रिया में लगाएंगे तो ये अलग लिखा जाएगा। जैसे
पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, ये वाला अलग लिखा जाएगा। पढ़ने वाला, आने वाला, जानने वाला, खाने वाला, यानी क्रिया में अगर लगेगा तो ये अलग लगेगा। लेकिन यही वाला अगर संज्ञा या विशेषण में लगेगा तब ये एक साथ आएगा, संज्ञा या विशेषण में एक साथ। जैसे घर वाला, घर वाला, तो घर वाला है, इसमें वाला एक शिरोरेखा में आएगा। दिल वाला, तो दिल है वो भी क्या है, संज्ञा है। मिठाई वाला, फेरी वाला, ये सारे शब्द है वाला, ये एक शिरोरेखा में प्रयुक्त होंगे। तो मानकीकरण में ये विशेष रूप से बातें आपको बताई। इसके अलावा जैसे संख्या में, पिछली बार संख्या पर प्रश्न आया था 31, तो हम हिंदी में जो संख्याएं हैं यानी उनको हमें किस तरह से 51 होता है या 51 होता है, 57 होता है या 57 होता है, 63 होता है या 63 होता है, यानी संख्या से संबंधित एक जो ई और ये, जैसे गई या फिर गई, यानी इनसे संबंधित जो बातें हैं वो हमें अगले वीडियो में शेयर करेंगे। आज मानकता में इतना ही।